देखिए 68 जो पीटी है इसके बारे में हम लोग कुछ बात करेंगे और तैयारी के अलावा और किन किन चीज़ों से फ़ायदा मिलता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, अभी जो आप लोग की मानसिक दशा है उसके बारे में भी, और कल जो होगी उसके बारे में भी, और परीक्षा हॉल में जो स्थिति रहेगी उसके बारे में भी एक कल्पना और एक कुछ अनुभव, दोनों के मिक्सचर के आधार पर बात करेंगे। दरअसल तैयारी का सबसे रोचक और रोमांचक पहलू ये है कि अंत तक लगता है कुछ नहीं हुआ है। जैसे कभी लगे ये सारा सच है, कभी लगे ये सारा झूठ, तो ये लगेगा, लेकिन आप लोग को ये ध्यान देना है कि आप अकेले व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसा लग रहा है। यह सबको, जो भी, खास करके एक और दूसरी बात ध्यान रखिए कि भय जो है ना, यह सीरियस कैंडिडेट का गहना है। जो सीरियस कैंडिडेट है उसी को भय लगता है, नॉन सीरियस कैंडिडेट को भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है उसको क्या डर लगेगा। लेकिन जैसे यदि 90 पे सिलेक्शन होना है, यदि 100 पे सिलेक्शन होना है और आप 90 से 100 के बीच में वैरी कर रहे हैं, तो आपके अंदर भय है। तो आपको भय लग रहा है तो खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी एक लेवल से ऊपर है। यू आर अप्रोचिंग द रिजल्ट। ठीक है, ये फिक्स है। दूसरा, परीक्षा या कोई भी चीज़ एक रणनीति पे काम करता है। रणनीति जो कि अंत में 10 नंबर आपका घटा सकती है, 10 नंबर बढ़ा सकती है। तो यदि हम खूब किताबें पढ़ें, और एक बढ़िया किताब भी यदि 4-5 सवाल से ज़्यादा नहीं लड़ा सकती, यदि पतली किताब हो या ढंग की किताब न हो तो, लेकिन यदि बढ़िया रणनीति बनाए तो 10 से 20 सवाल का फ़र्क पड़ सकता है। सिलेक्शन और रिजेक्शन में इससे ज़्यादा का फ़र्क होता नहीं है। इस बार इसलिए भी आप लोगों से बात करना ज़रूरी है क्योंकि पहली बार हम लोग निगेटिव मार्किंग का सामना कर रहे हैं बीपीएससी। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ट्वीट भी आया है आपके चेयरमैन महोदय का। उन्होंने कहा कि इसमें मैक्सिमाइज करने पर ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैक्सिमाइजिंग द नंबर्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस बात पर ध्यान दें कि हम सारा अटैम्प्ट कर दें। यानी आपके सही, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही हों, इस पर ध्यान दीजिए, न कि इस बात पर ध्यान दीजिए कि हम सारा का सारा मारते हैं। थोड़ा सा हम डिफ़र करते हैं इस पर। 3 कैटेगरी मैंने पहले बताया था कि लगभग 3 कैटेगरी है। एक, जिन लोगों का 50-60 के आसपास ही सही हो रहा है, मतलब यदि आपने 150 क्वेश्चन पकड़ा तो कितना सही हो रहा है? 50 से 60। तो जो लोग उस दायरे में है ना, उनको तो क्या है, ऐसे भी रिजल्ट आउट है उनका। तो उनको कोशिश करना चाहिए कि वो जितना अधिक से अधिक कर सकें। जिन लोगों का 70 से 90 के बीच में स्कोर है ना, सबसे अधिक संकट इन्हीं के साथ है। कहाँ पर स्कोर है? 70 से 90 के बीच में स्कोर है। अब यहाँ यदि मान लीजिए इनका 80 के आसपास सही हो रहा है और इन लोगों ने पूरा का पूरा 70 अटैम्प्ट कर दिया, तो संभावना है कि इस जो बचे हुए 70 में कुछ भी हो सकता है। या तो पॉजिटिव रहा तो 40 भी सही हो सकता है, 35 भी हो सकता है। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज जो कहता है कि यदि 1/4, यदि 4 ऑप्शन हैं तो 25% तो सही होगा ही। तो 70 का 25% कितना होता है? 18-17 के आसपास ही होगा। तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर जाके 90 के आसपास टिकेगा, क्योंकि जो आप गलती करेंगे उसको काट कोट के 5-7 नंबर और चला जाएगा। लेकिन चूँकि आप लोग जैसे स्टूडेंट हैं जिनका कि ऑन एन एवरेज 90 से 100 के आसपास में स्कोर वेरी कर रहा है, तो यहाँ आप लोग को इंटेलिजेंट गेस करना चाहिए। हमारे हिसाब से 4-5 जो सवाल एकदम लगे कि नहीं हमने भी कुछ छोड़ा है, या मैक्सिमम 10 सवाल तक आप छोड़िए और बाकी सारे सवालों को कीजिए। क्लियर है? नेगेटिव मार्किंग में मेरे तरफ से आपको यही ये है कि आप एकदम जो टफ सवाल है 3, 4, 5 से 10, मैक्सिमम 10, क्योंकि जब आपने 40 छोड़ ही दिया तो फिर आपके पास फाइट करने का जगह नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग जैसे दिमाग पर हावी होगा ना, तो आप जितना स्कोर आपको लग रहा है कि 90 हम 95 कर ले रहे हो, नहीं कर पाइएगा। अभी आपका 90-95 इसलिए आ रहा है कि नेगेटिव का भय नहीं है। आपने देखा होगा कि जब पहली पारी में कोई टीम बल्लेबाजी करती है टेस्ट मैच में, तो बड़ा स्कोर बनता है, क्योंकि कोई भय नहीं होता है, कोई टारगेट नहीं होता है। लेकिन वही कोई भी टीम टेस्ट मैच का आखिरी जो चौथा पारी होता है नहीं खेलना चाहती है, क्योंकि उसमें 200 रन का लक्ष्य पीछा करना भी मुश्किल होता है। क्योंकि जब आपके पास प्रेशर आता है ना कि आपको 200 बनाना है और 2 विकेट गिरा लगातार, तो फिर आपके साथ प्रेशर बढ़ जाता है। इसका ध्यान रखना है।
कि हम नेगेटिव मार्किंग में पहले अपने आप को 90 के आसपास श्योर करें और उसके बाद इंटेलिजेंट गेस करें। 10 मैक्सिमम 10-15 सवाल हम छोड़ सकते हैं। हाँ, जिन लोगों का मैथ्स नहीं है वो लोग ज़रूर मैथ के सवाल को छोड़ने का प्रयास करेंगे जहाँ पर उनको नहीं आता है। यदि आपका मैथ बन गया तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो एकमात्र वही सेगमेंट है जहाँ पर गेस करने के काम आप सबसे कम करेंगे। लेकिन हाँ, यदि लगता है कि नहीं गेस करना चाहिए तो उसका भी 3 तरीका है। एक है 0 और 1 यदि दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर केस में 1 आंसर होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 की तरफ जा सकते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है कि जो मैथ में आपने मान लीजिए 10 सवाल में 7 सही किया अपने से और 7 का ट्रेंड बी चल रहा है तो 8, 9, 10 में भी बी मार दीजिए, कम से कम एक सही और हो जाएगा, या फिर सेकंड बेस्ट को कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मैथ पे गेस कर सकते हैं। दूसरा, कभी भी आप सेगमेंट ऐसा उठा के सवाल मत बनाइए जिस सेगमेंट में आप कमज़ोर हैं। जैसे ही जाइए, जैसे प्रथमे ग्रासे मक्षिका पाता नहीं होना चाहिए। जिस सेगमेंट को उठाइए जो आपका बेस्ट सेगमेंट है। ऐसा तो नहीं ना है कि उसको तुरंत भर ही देना है। तो जब भरना नहीं है तो वैसे सेगमेंट से स्टार्ट कीजिए जो कि आपके अंदर हैप्पी हार्मोन को रिलीज करे। हिस्ट्री यदि मजबूत लग रहा है हिस्ट्री से कीजिए, साइंस जिसका मजबूत है साइंस से करे, जिसका पॉलिटी मजबूत है पॉलिटी से करे, जिसका मैथ मजबूत है वो मैथ से करे। क्योंकि हाँ, अटकने वाले देखिए पूरे प्रश्न पत्र में कम से कम 5 से 10 सवाल अटकाने के लिए होते हैं। वो आपके राह का रोड़ा होता है रोकने के लिए कि ये क्या करे, तो उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग से क्या होगा, आपकी कैपेसिटी कमज़ोर हो जाएगी अच्छे आंसर निकालने की। तो जहाँ पे लगे कि नहीं ये सवाल ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है उसको मार्क कीजिए और आगे निकल जाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। क्लियर है? पूरी क्वेश्चन पेपर में जो भी है उसमें आप जैसे जिसको आपने टिक कर दिया तो पेपर में टिक करते जाइए, लेकिन जिसको दोबारा करना है उसमें डबल टिक करके जाइए या कोई दूसरा निशान बना दीजिए उसमें, ताकि हमको इस पर वापस आना और करना है। लेकिन इसमें एक संकट ये आता है कि जब आप OMR शीट में भरने जाते हैं तो कहीं कुछ मिस न कर जाए। तो ध्यान देना है, OMR शीट का एक ही फॉर्मूला है भरने का कि 1 का यदि आपने बी मारा है तो जब तक OMR शीट में 1 का बी न हो जाए तब तक मन में ये रिकॉल करते रहिए, 1 का बी 1 का बी 1 का बी, फिर वहाँ पे रंग दिए, फिर 2 का सी 2 का सी। तो ऐसे क्या है कि 2 आपको यहाँ दिख रहा है और वहाँ जब तक 2 नहीं दिखे तब तक अपना कलम मत लगाइए, ठीक है। जिन क्वेश्चंस में डाउट है उनको पहले क्लियर कर लीजिए और सेगमेंट वाइज भरते रहिए। कभी भी पूरा भर के और अंत में उसमें रंगने के लिए मत छोड़िए। थोड़ा थोड़ा होता रहेगा, लास्ट में स्पीड में आप 10, 20, 50 भर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 30 का शायद एक ब्रैकेट रहता है ना OMR शीट का, तो 30-30 करके या 50-50 करके अपना उसको करते रहिए। कुछ कुछ प्रश्न देखिए, किसी भी सेट में जो आखिरी कुछ सवाल होते हैं ना उसको जरूर कीजिएगा। किसी भी सेट में जो लास्ट में रहता है 10-20 सवाल वो जान के साइकोलॉजिकली डाला रहता है, वो सबसे आसान सवाल होता है पूरे सेट का, लेकिन वो रहता कहाँ पर है, अंत में। क्योंकि विद्यार्थी के बारे में लोग जान रहे हैं कि लास्ट में उसको हड़बड़ी हो जाएगी, वही छूट जाएगा। जो आसान सवाल है उसमें दिमाग नहीं लगाना, उस वहाँ तक अब पहुँचे ही नहीं, तो आखिरी सवाल तक जरूर पहुँचना है, ठीक है। कोशिश करना है कि आखिरी सवाल को हम बीच में एक बार पलट के देख ले सही तौर पर। परीक्षा हॉल में कभी भी किसी से पूछने और जानने या देखने के चक्कर में मत रहिए। अनटुवर्ड इंसिडेंट को अवॉइड कीजिए। अभी वैसे भी संशय वाला स्थिति चल रहा है। कारण क्या है कि आप कब किसी से कॉपी करके या चोरी करके लिखिएगा, जब आपको कन्फर्म नहीं आता हो और उसको कन्फर्म आता हो। वो भी तैयारी कर रहा है IAS IPS का ही या इसी सिविल सर्विसेज का, आप भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कन्फर्म नहीं आता हो और उसको कन्फर्म आता हो, और यदि गेस ही करना है वो भी गेस कर रहा है तो आप अपना गेस कीजिए ना, उसका गेस क्यों कर रहे हैं, ठीक है। 2-3 पोस्चरल चीज़ें हैं जो मैंने पिछली बार बताई थी, आपको फिर बता रहे थे कि कभी भी कॉपी पे बैठिए तो लिव ऑन द एज। चेयर के कॉर्नर पे बैठिए। चेयर के कहाँ बैठना है, कॉर्नर पे। पीछे का लगभग 75% भाग खाली होना चाहिए। आप एकदम जो चेयर ये तो नहीं मिलता, बेंच मिलता है, तो बेंच में भी आधे भाग का ही उपयोग कीजिए बैठने के लिए। रिलैक्स होकर बैठिएगा, कभी भी परीक्षा में फोकस नहीं बनेगा। आप ऐसे बैठिए कि आपको केवल आपकी दुनिया इतने में सिमट जाए, इससे बहुत हद तक सही होता है। तीसरा जो पॉइंट, आगे जो पॉइंट होता है कि जब बैठ गए फोकस करके कर रहे हैं, ओवर फोकस की समस्या आती है। क्या आती है, ओवर फोकस। ऐसे ओवर फोकस से इल्यूजन पैदा होता है। तो करना क्या है कि
40 से 45 मिनट वैज्ञानिक तौर पे माना गया है कि 45 मिनट के बाद कंसंट्रेशन करना मुश्किल होता है। तो 45 मिनट के आसपास आप देखिएगा कि या तो लगातार सही होने लगेगा या फिर कुछ चीज़ें लगातार गलत होने लगेंगी। जैसे ही आपको इंडिकेशन जाए कि अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है या लगता है लगातार सवाल गलत हो रहा है, कुछ तो आइडिया लग जाता है, तुरंत रुकिए और अपने बोतल में से एक आध घूंट पानी पीजिए। पानी भी ज़्यादा मत पीजिए, मौसम के हिसाब से देखिए तो पानी भी ज़्यादा नहीं पीजिएगा, क्योंकि फिर आपको नेचुरल कॉल आ जाएगा, बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी और उतना टाइम आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। आपको अलाउड भी नहीं है। थोड़ा सा पानी पीजिए, हो सके तो पानी में एक आध ढक्कन ग्लूकोज का मिला कर रखिए, या 2 तरह का छोटा छोटा बोतल रखिए, एक नॉर्मल पानी का, एक ग्लूकोज वाले पानी का। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा एक ढक्कन ग्लूकोज वाला पानी आपके अंदर गया, जो कि अलाउड है, कोई आप ऐसा तो नहीं कि आप नहीं पी सकते हैं, और आपका फ्रेशनेस आ जाएगा। गर्दन के पीछे वाले भाग को थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। और लेकिन ये सब काम को एकदम हड़बड़ी में और आराम से तुरंत ही करना है। मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा हम टाइम दे रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने में, 15 मिनट गया, पता चला कि सब छूट गया। ये सारी बातें करने में आपको 1 मिनट से कम समय लगना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हाथ को रब करके इस पर रख लीजिए, गर्दन पर रख लीजिए, और 45 मिनट्स के बाद एक ब्रेक दीजिए। यानी पूरे परीक्षा में आपको कितनी बार ब्रेक देना है? मेजर ब्रेक 2 बार। एकदम इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें परीक्षा के पहले के लिए हैं, जैसे कि आज से लेके आज कल परसों में आप कुछ भी ऐसा मत खाइए जो पचने की समस्या पैदा करे। ऐसा कद्दू टाइप का चीज़ खाइए, जो भी सिंपल टाइप की चीज़ें खाइए। बाहर भी जा रहे हैं तो जो विद्यार्थी मेल छात्र हैं उन लोगों को बाहर में समस्या होती है, क्योंकि सबका सेंटर बाहर है। तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ भी कुछ फ्राई चीज़ें, जो मतलब घर से जो ले आ सकते हैं, भूंजा वगैरह टाइप की चीज़ें, जो कि आपको कुछ स्टेपल कंडीशन में दे। और होटल में भी खा रहे हैं तो सिंपल दाल रोटी खाइए। दाल रोटी कहीं भी बहुत ज़्यादा करप्ट नहीं मिलेगा, ठीक ठाक ही मिलेगा, ठीक है। और घर में जो अफोर्ड कर रहे हैं वो एकदम कद्दू और नेनुआ टाइप की चीज़ें खाइए, सुपाच्य एकदम। यह क्या है कि मान लीजिए आपने चिकन खा लिया और उसके बाद जाकर परीक्षा दे रहे हैं नेक्स्ट डे, तो बहुत संभावना है कि वोमिटिंग हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, क्योंकि पचेगा ही नहीं, रात में नींद नहीं आएगी बढ़िया से, तो वहाँ वोमिटिंग करना है, लेकिन ज्ञान की उल्टी करनी है, ठीक है, क्लियर है। एक और समस्या आती है कि आदमी रात में सो नहीं पाता है, इतना ज़्यादा ओवर फोकस रहता है, या पढ़ते पढ़ते ब्रेन का लेवल यहाँ पहुँच गया। अभी जितने कम समय में आप लोग पूरी की पूरी किताब पढ़ जा रहे हैं, क्या नॉर्मल दिन में उतना पढ़ना संभव है? नहीं हो पाता है। तो ब्रेन एक्साइटेड लेवल पर है और सुपर लेवल पर चला गया है। तो ऐसे में उसको सीडेट करके नॉर्मल लाने के बाद ही नींद आती है, तो नींद में भी आदमी एक्टिव रह रहा है। पेनल्टीमेट डे को, यानी कल परीक्षा है, तो आज जो है ना, नींद की समस्या बहुत छात्राओं को आती है। उसमें ऐसा कभी नहीं करना है कि हम नींद नहीं आ रही है तो रेस्टलेस हो गए, घूमने लगे, किसी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि यार नींद नहीं आ रहा है। इससे और क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक फंक्शन भी खराब हो जाएगा, ठीक है। कम से कम नींद में क्या होता है, आप सोते हैं तो शरीर को रेस्ट मिलता है, ब्रेन को रेस्ट मिलता है, तो ठीक है, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल रहा है, ब्रेन आपका एक्साइटेड लेवल में है, लेकिन कम से कम बेड पे लेटे रहिएगा तो शरीर को रेस्ट वाला पार्ट तो रेस्ट होगा ना। तो नींद नहीं भी आ रही है तो 5 घंटा लेटना भी एक योग है, उसमें 1 आध घंटा आ ही जाएगा। ये नहीं कि हमको नींद नहीं आ रहा है तो उठ गए, फ़ोन पे बतियाने लगे, मोबाइल देखने लगे, नहीं। आँख को, शरीर को फिजिकली तो आराम मिल रहा है ना, लेट इट बी। नींद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे भी जब आपको पावर नैप आ जाएगा ना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोड नहीं लेना। दूसरा, कभी भी कोई निगेटिव थॉट इस बीच में नहीं सोचना है। ऑलवेज ट्राई टू विन द बैटल। किस लिए हमको लड़ना है? जीतने के लिए लड़ना है। अधिकांश विद्यार्थियों को कोई ना कोई दुश्मन होता है, मैक्सिमम विद्यार्थी का कोई ना कोई दुश्मन या निगेटिव प्रेरणा होती है। निगेटिव प्रेरणा भी बहुत हद तक पढ़ने में काम करती है नॉर्मल दिन में, ठीक है। लेकिन जब विद्यार्थी के काल में आप निगेटिव प्रेरणा में आते हैं तो वहाँ पे क्या होगा लास्ट मोमेंट में, कि एक निगेटिविटी के माहौल से गलती होने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम करके दिखला देंगे ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको बता देंगे ये भावना बहुत ख़राब है, ठीक है। आप खुद को, तो इसलिए इसको हम लोग समराइज करते हैं कि ट्राई एंड गो फॉर द विन, ट्राई टू विन। एक सिचुएशन क्या होता है, नॉट टू लूज।
ये सिचुएशन में नहीं पड़ना है कि हमको हारना नहीं है। तो इसमें हार वर्ड आ गया ना, आपको क्या करना है, हमको जीतना है। तो गो फॉर द विन, वो सिचुएशन में नहीं सोचना है कि नॉट टू लीव। दूसरा, किसी को दिखाने के लिए हमको नहीं करना है, हमको खुद के लिए करना है। एक बेहतर सेवा है, बेहतर जीवन है, हम बेहतर विद्यार्थी हैं, हमने बेहतर तरीके से पढ़ा है, इसलिए हमें बेहतर काम करने के लिए बड़ा आयाम चाहिए, इसलिए हमको ऐसी सेवा में जाने की हम पूरी योग्यता रखते हैं, तो हमें जाना है। इस तरीके की भावना के साथ जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। दूसरा, जो डिसाइडर होता है वो इस बात से डिसाइड होता है कि आप कमज़ोर जो सवाल हैं, जो सब मान लीजिए PYQ के सवाल रिपीट हो रहे हैं, जो सवाल एकदम ऑब्वियस नेचर के हैं कि वो आना ही आना है, वैसे सवालों में गलती नहीं करना है। जहाँ दुनिया सही कर रही है, आप गलती करके अपने ऊपर बोझ मत बढ़ाइए। जो जैसे मान लीजिए अब सोडियम बाइकार्बोनेट और ये वॉशिंग सोडा और कास्टिक सोडा बार बार पूछता है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिए ना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके। वहाँ जाके ये गलती करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा सवाल जैसे मान लीजिए मंत्रालय में कौन मंत्री है, अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत का, तो इसको वहाँ जाके गलती करके अरे देखे नहीं, अगले दिन क्यों मोबाइल देखिएगा, उसके पहले देख लीजिए ना कि भारत के भाई 10 ठो मंत्री हैं, 15 ठो मेजर मंत्रालय के नाम देख लीजिए। तो इस तरीके के जो कन्फर्म जोन के सवाल हैं, हिस्ट्री का ही सवाल है कि आ गया कि भाई ये इस वंश का संस्थापक कौन था, तो कुल मिला के इतिहास में कितना वंश है, 10-20 ठो वंश है, उसका संस्थापक का नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑब्वियस सवाल हैं उनको गलत नहीं करना है। तो आपका एक रेंज, जैसे ही आप ऑब्वियस सवाल को सही कर लीजिएगा, अपने स्ट्रॉन्ग जोन को सही कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने आप के ऊपर कैलकुलेट कीजिएगा, परीक्षा हॉल में ही आपको हैप्पी हार्मोन रिलीज हो जाएगा कि भाई मेरा 80 से 90 के बीच में सही हो रहा है। तो जब 80 से 90 के बीच में सही हो रहा है और 70 सवाल है, और 70 सवाल में यदि हम इंटेलिजेंट गेस करेंगे, तो इंटेलिजेंट गेस का मतलब होता है 50% का रेशियो। इंटेलिजेंट गेस में क्या होता है, 50% का रेशियो। आप कभी आजमा के देखिएगा कि ये जो 70 बचा है, इसमें भी 20 सवाल ऐसा जरूर होगा जो कि आपको आता हो, लेकिन आपके मन को पता नहीं है कि आपको आता है। ऐसा होता है ना कि आपको पता है, कहीं ना कहीं से सुने हैं, कुछ कारण है। तो ये 20 सवाल यदि निकल गया तो बच गया 50, 50 में यदि 1/3 हुआ तो 17, तो 20 से 17 37 हो गया। तो इसको 70 में 35 से 40 के बीच जाया जा सकता है, और जो पहुंच जाएगा काम हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के दौर में जब पिछली बार 107 पे या 9 पे 113 पे सिलेक्शन हुआ ना, बिना इसके जनरल का, तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई करने के बाद ये निश्चित तौर पर 100 के आसपास आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या प्रयास करेंगे कि 113 का जो ये आंकड़ा है, इसको 15 कर दीजिए, और अपने आप को, चूँकि यह कट ऑफ है ना, तो हम इसके ऊपर ही रखें। हम क्यों याचक बने, याचक नहीं बनना। क्या करना है, याचना नहीं, अब रण होगा, और परीक्षा में संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आप संघर्ष कीजिए पूरा, क्योंकि संघर्ष, देखिए जो सवाल टफ लग रहा है ना, परेशानी होना है, वो सबके लिए टफ है। आप एवरेज से बेहतर विद्यार्थी हैं, जब आपको टफ लग रहा है तो उनके लिए भी टफ होगा जो आपके फाइटर हैं, आपके साथ जो फाइट कर रहे हैं। नहीं है, आगे पीछे के जितनी भी परेशानियां हैं, मान लीजिए आपसे 1 महीना 2 महीना 1 साल पहले किसी ने गलत तरीके से व्यवहार किया है, पढ़ते समय वो सब बातें कई बार याद आ जाती हैं, आ जाता है। वो बात पे सोचिए कि आज से 10 साल पहले आपसे किसी ने गलत व्यवहार किया था, वो बात याद है या उसका पिंच उतना है, नहीं है। तो 1 महीना पहले जो व्यवहार गलत हुआ उसका पिंच ज़्यादा है, ये अभी 10 साल बाद उतना ही कम पिंचिंग हो जाएगा। तो कहीं से भी परीक्षा हॉल में अचानक अरे गड़बड़ा रहा है, हम मम्मी को क्या बताएंगे, मम्मी मेरा दुखी हो जाएगी, कोई दुखी नहीं। आप जो ये सोच रहे हैं ना, इससे मम्मी दुखी हो जाएगी। पापा को बहुत उम्मीद है तो बहन का शादी करना है, इस कितना आदमी उसी समय सब सोचने लगता है। ये सब कुछ नहीं, एकदम खुश होकर परीक्षा दीजिए, और हर एक सवाल को उसके मेरिट पर। हाँ, एक जो और बहुत महत्वपूर्ण बात जो याद आया, पूरे सवाल में पीटी मेंस और इंटरव्यू में जो फ़र्क होता है, जब पीटी में पढ़ने से ही सवाल का आंसर मिलता है, पीटी से आसान कोई एग्ज़ाम नहीं है। क्यों? आपको पता नहीं भी है तो वही क्वेश्चन है, वही आंसर है। तो ये पढ़ाई का चीज़ है, ये दिमाग का चीज़ है। यहाँ क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर आंसर दिया, हमको क्या करना है, खोजना है। तो बहुत टफ है। मान लीजिए ये ताला है और यहाँ चाबी रखा हुआ है, तो हमको तो ताला का चाबी खोजना है बस,
इसमें विद्वता कहाँ से आ गई? फिर भी बहुत आसान है ना। मेंस में क्या होता है कि आपको हर आदमी अलग अलग खाका बना सकता है। पीटी में क्या है, हर आदमी को सेम चाबी खोजना है जो क्वालिटी है। तो वहाँ पर चिंतन की बात होती है और इंटरव्यू में बेसिक हियरिंग की बात, सुनना पड़ता है। तो यहाँ जो मेरा मेन फोकस है कि आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, जितना ध्यान से सवाल पढ़िएगा उतना ही आपको जल्दी वो चाबी मिल जाएगी। एक ही सवाल को 2 बार पढ़िएगा यदि समय रहे तो आपको तुरंत आंसर, पहली बार में लगेगा हमको आ नहीं रहा है, दोबारा पढ़िए तो आधा सवाल का आंसर आ जाएगा और तीसरी बार में तो एकदम याद आ जाएगा। जो सवाल याद नहीं आ रहा टिक लगा के, डबल टिक लगा के आगे बढ़िए। आपका दिमाग में 52 ट्रिलियन न्यूरॉन्स हैं। वो कुछ न्यूरॉन को काम आपने दे दिया, वो काम कर रहा है, वापस आके फिर वो आपको आंसर बता देगा। फिर आप जाइएगा खट से मार दीजिएगा। हम अपनी एक घटना बता रहे हैं। एक बार स्टेट बैंक में बहुत दिन बाद गया, लगभग 20 साल के बाद, मतलब 20 साल तो नहीं, लगभग 17-18 साल होगा। और मेरा एक डोरमेंट खाता था और उसका कुछ भी मेरे पास नहीं था, अकाउंट का पता ही नहीं था। कि हम बोले कि उसको या तो क्लोज कराएंगे या फिर उसको ऑपरेट कराएंगे। तो वहाँ पे बोला कि आपको याद नहीं है? तो बोले नहीं, थोड़ा बहुत भी याद नहीं। बोले थोड़ा बहुत तो याद है। तो बोलिए। तो बोले क्या करते हैं? बोले तैयारी करते हैं यूपीएससी का। IAS का तैयारी करते हैं, अकाउंट नंबर याद नहीं है। बोलिए तो तो बोले कि 1513729853। हम एक डिजिट बोले और टाइप करने लगा। प्रेशर दिया मेरे ऊपर और दिमाग प्रेशर में इतना बढ़िया रिस्पॉन्ड किया कि वो एग्जैक्टली खाता नंबर बोला गया। 17 साल पुराना खाता नंबर, जिसको बीच में एक बार भी पिन नंबर लोग भूल जाते हैं 4-5 दिन बाद, तो फिर याद नहीं आता है। 17 साल पुराना खाता नंबर एक प्रेशर में याद आ गया। तो दिमाग हमेशा, यानी ये बेस्ट मशीन है वर्ल्ड में, इसके जैसा मशीन नहीं है। इस पर भरोसा कीजिए। इसका बेस्ट पावर को लाइएगा ना तो पता चला कि आपका 120-25 उसी समय में उसी लोगों का सही होता है जिनका सुपर नेचुरल कुछ एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपने कौन बना करोड़पति देखा होगा, एक मोतिहारी का ही कहीं का एक बंदा था जो पहले दिन जिस दिन वो दिया 50 लाख तक वो पहुंच गया था। जब भी सवाल पूछे तो अचानक से कनेक्शन करता था कहीं और जो जिस पे हाथ रखे वो सही नहीं। हम देख रहे थे, हमने कहा कि भाई ये यदि आज के दिन ये पूरा एपिसोड खेल लेगा तो ये जीत जाएगा। कल हो ना हो ये सुपर नेचुरल एबिलिटी इसके पास काम करे ना करे। नेक्स्ट डे आया, पहला ही सवाल गलत और 25 लाख लेके गया। तो आप अपने ब्रेन को बैकअप दीजिए। आप ये सोचिए कि हमारा ब्रेन जो है इतना पावरफुल है कि वो रिकॉल कर लेगा, ठीक है, और वो रिकॉल कर भी लेगा यदि हैप्पी हार्मोन, पॉजिटिविटी और तमाम माहौल आपने बना के उसको दिया हुआ है। क्योंकि फर्टाइल जोन चाहिए ना उसको भी, तो ये हो जाएगा इस चीज़ से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो 1 महीना में पढ़े हैं या 2 महीना में पढ़े हैं और इसमें आप किसी से आगे हैं या किसी से पीछे हैं तो इससे फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, फ़र्क बहुत पड़ता है मेहनत का, क्योंकि यह जुड़ता है आपके अनुभव में, ज्ञान में और संचय में। लेकिन यह परीक्षा आपके 20 साल 25 साल के पढ़ाई, अनुभव और इन्फॉर्मेशन का सेट है, उससे निकलता है। जैसे कभी आपने 10 साल पहले कुछ पढ़ा है, उससे भी आप रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ, फिजिक्स वाला इधर तारा वाला बात तो हमको टीचर पढ़ाया था यहाँ पर, उससे रिकॉल हो जाएगा। कभी घर में या गांव में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा है, उससे आंसर निकल जाएगा। कभी आप ट्रेन में साउथ इंडिया घूमने गए होंगे, वहाँ पर किसी मंदिर के बारे में कोई बात कर रहा होगा, उससे एक आंसर निकल जाएगा। तो यह क्या आपने रिवीजन किया है इस 1 महीने में, या 15 दिन पहले पढ़ के किया है, या परीक्षा हॉल में जाने से जस्ट पहले आपने किया है? ऐसा तो नहीं है। इसलिए अपने आप को ओवर प्रेशर में मत डालिए। एक टारगेट लीजिए कि हमको ऐसे ऐसे करके इस समय तक ख़त्म कर लेना है, और एक बार वो ख़त्म हो जाए तो जस्ट चिल, लेट इट रिवाइंड। जैसे लटाई होता है ना पतंग का, उसको भी दूर तक भेजने के लिए जब ऊपर भेजना होता है तो उसको खींचना होता है, लपेटना होता है। केवल ढीला छोड़ने से ऊपर नहीं जाता है। ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। जब जितना लपेटिएगा उतना वो ऊपर जाएगा। तो इसी को अध्ययन, मनन और चिंतन। आप जैसे परीक्षा हॉल में जा रहे हैं तो पेनल्टीमेट डे को रात को या उसके पहले कोशिश कीजिए कि टॉपिक वाइज चीज़ों को दिमाग में मेंटल मैप में ही रिवाइज करें। आंख बंद करके यदि बाबर, अकबर, हुमायूं सब दिखने लगा, उसका मकबरा दिखने लगा, अशोक का सारा काम दिखने लगा, उसका अभिलेख दिखने लगा, यदि बजट कर लिए तो बजट में ये 4 पॉइंट याद आ गया,
ये क्या है, ये मेंटल रिवीजन है। और इस लेवल पर जब जाइएगा ना तब सुपर नेचुरल चीज़ों से आपका कनेक्टिविटी बन जाएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगा कि हम तो जानते तक नहीं जानते, पता नहीं, लेकिन सही करते हैं। किसी भी आदमी का ऐसा नहीं होता कि वो नहीं जान रहा है, ऐसा 10 सवाल वो सही नहीं करता, ऐसा संभव ही नहीं है। आपका जाना हुआ सवाल यदि गलत करने की प्रवृत्ति को रोक दीजिएगा तो नहीं जाना हुआ सवाल आपका जरूर 10 तो सही होगा। तो आप आंकड़ा बैठाइए, 80 सवाल आपने मेहनत करके किया, ठीक है, 20 से 25 सवाल आपने गेस करके किया, और उसके बाद भगवान खुश हो गए 10 सवाल का बेनिफिट देते। कितना हो गया? 15, 115, 20 के आसपास पहुँच गया। यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और 115 के बाद जितना नेगेटिव से कटेगा घटेगा कोई बात नहीं है, 100 से ऊपर रहिएगा ना, किसी भी सूरत में 100 से ऊपर आप लोग के लिए सेफ रहेगा। क्योंकि बीपीएससी में पहली बार नेगेटिव मार्किंग है, बहुत लोग इसकी साइकोलॉजी में फंसेंगे। जो आदमी छोड़ ही दिया 50 सवाल, क्योंकि यदि आप छोड़ने पे आएंगे तो लगेगा कि 50 सवाल हमारा छोड़ने लायक है, नहीं है। तो जो 50 छोड़ ही दिया तो वो फिर कितना सिक्योर करेगा? क्योंकि आप जब 90 से कन्फर्म करके आइएगा ना अपने से, तो उसमें 10 गलत हो जाएगा। 90 यदि आप कन्फर्म सही करके आ रहे हैं तो क्या 90 में 90 सही होगा? तो जब 90 भी करके आइएगा तो गारंटीड है कि उसमें 8 से 10 गलत होगा। तो 10 गलत हो गया तो कितना हो गया स्कोर? 80। और जो 10 गलत हुआ तो 2.5 नंबर और कटा तो हो गया 78। और 90 के बाद यदि आपने 60 गेस कर दिया, आपको नहीं आ रहा तब भी 60 गेस कर लिया, कितना गलत होगा उसमें? बहुत। मैक्सिमम हम मान रहे 50 गलत हो गया, 60 में 50 गलत हो गया आपका, तो कितना हो गया? 40 सही हुआ, मतलब 10 सही हुआ तो 10 नंबर आया। अब 50 गलती के चलते आपका 12 नंबर कटा, तो भी 2.5 नंबर आपका। तो वही करें, तो ओवरऑल लेके देखिएगा तो गेस करने से संभावना 2 ही नंबर बढ़े या 20 नंबर बढ़े, ये नहीं है। घटने की संभावना बहुत ही कम है। घटेगा किसका? जिसका कंफर्म जोन ही 50 है। जैसे अपने कंफर्म जोन को मैक्सिमाइज कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा। जिसका 100 सही हो रहा है अपने से, तो उसको घटा बढ़ा के भी 95 सही होगा। और उसके बाद वो बाकी 60 गेस कर रहा है तो बहुत संभव है कि उसका 25 तक सही हो जाएगा। तो 125 सही हुआ, 30 गलत हुआ, तो 30 गलत में आपको कितना घटा? 7.5 नंबर कटा। तो जहां आप 100 पे रुक रहे थे, आप निश्चित तौर पर 110 के पास जाइएगा गेस करके। और गेस करने में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि आप पूरे परीक्षा के दौरान कभी डरे नहीं है कि हमको छोड़ना है। क्योंकि यह डिसीजन लेना, दिमाग को तो एक सही और गलत का डिसीजन ले ही रहा है, ई और भी का डिसीजन ले ही रहा है। उसमें एक डिसीजन उसको लेना है कि छोड़े कि नहीं छोड़े। कम से कम इस डिसीजन से उसको आज़ाद कर दीजिए कि नहीं, हमको छोड़ना नहीं। अब मारेंगे उसमें बुद्धिमानी से मारेंगे, स्मार्टनेस से मारेंगे, मेहनत करके मारेंगे, फाइट करके मारेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कोई क्वेरी हो तो बताइए, आपको कोई दिक्कत होता है परीक्षा में? हाँ, इस तरह का, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री का सवाल है, तो यदि आपका पीछे का सवाल अकबर से संबंधित है और आपने कन्फर्म आंसर दिया, आपको कन्फर्म पता है, तो बहुत संभावना है कि या तो अकबर से होगा या अकबर के बाद का होगा। वह सवाल सल्तनत काल का नहीं हो सकता है, या फिर अकबर के पहले का नहीं हो सकता, हुमायूं का नहीं हो सकता। क्योंकि एक अच्छे एग्जाम्स में एक ट्रेंड यह देखा जाता है, पूरे परीक्षा हॉल में कम से कम 5 से 10 सवाल जान के ऐसे डाले जाते हैं जिसका एक पार्ट किसी दूसरे पन्ने पर रहेगा और दूसरा पार्ट किसी दूसरे पन्ने पर रहेगा। यदि आपसे एक गलत होगा तो निश्चित है दूसरा भी गलत होगा। यदि आपने देखा होगा हर सवाल, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाई लक आ गया है, यह डिजाइंड है। क्वेश्चन बनाना एक मैकेनिज्म है। तो जैसे ही आप उसको देखिए, दोनों को सही कीजिए। एक सवाल दूसरे नेचर से रहता है, दूसरा सवाल, जब मान लीजिए नान ने देव वाला सवाल जो पूछा था, एक बार उसके आखिरी का पूछा और एक बार संस्थापक का पूछा, ऐसा ही। हाँ, तो वो जगह पे जाता है तो 2-3 सवाल, तो मान लीजिए आप यदि एक सही करते हैं तो दोनों सही होगा। ऐसा नहीं होगा ना कि आइसोलेशन में एक सही हुआ दूसरा गलत हो जाएगा। गेस कीजिएगा तो दोनों गलत होगा। लेकिन क्या है कि जब आप दोनों सवाल आ रहा है तो दोनों को जब एक साथ मिला के पढ़िएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे सवालों को भी मार्क कीजिए कि हमारा दोनों सवाल का दूसरा वाला पार्ट कहाँ आ रहा है। ऐसा कम से कम 5 सवाल आएगा। और ये जो बोले, जैसे कि ऑडमेन कहीं पर रखे, मान लीजिए सब में दे रहा है, ऑप्शन में हिंदी में लिख रहा है और एक किसी वाले में उसमें ब्रैकेट में कुछ और लिख दिया, तो बहुत संभावना है कि वह सही आंसर हो।
क्योंकि इतना डिटेल बताने की ज़रूरत क्या है। दूसरा, जहाँ कन्फ्यूजन हो, आप लोग ऐसा कोई भी अपने ऊपर लोड मत रखिए ना कि हमको अंग्रेजी नहीं आता है, या जो अंग्रेजी वाले हैं ऐसा ना सोचे कि हमको हिंदी नहीं आता है। हमेशा कंसल्ट कीजिए हिंदी और इंग्लिश करस्पॉन्डिंग। यदि हिंदी इंग्लिश दोनों को आपने पढ़ लिया तो इससे 5 सवाल का डिफरेंस पैदा होगा, और ये बहुत ही बड़ा है। खास करके साइंस के सवालों में और इकोनॉमिक्स के सवालों में हिंदी जरूर कंसल्ट कीजिए, और जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी करें और हिंदी वाले अंग्रेजी जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आती है, क्योंकि आप लोग भी ग्रेजुएट करके ही एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, काबिल बनने का प्रयास मत कीजिए परीक्षा हॉल में। आधे लोग अपना रिजल्ट काबिल बनने में गंवा देते हैं। जैसे आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया, 3 बार दिया, तो आपको पता है कैसे फॉर्म भरा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, और सामने जो एग्जामिनर है वो आपको सबसे बेवकूफ़ इंसान लगता है। तो उसको मत समझाइए कि सर ऐसे कीजिए, हम लोग जानते नहीं हैं, आप ही को पता है, हम लोग बहुत एग्ज़ाम दिए हैं। ऐसा स्वर सुनाई देता है परीक्षा हॉल में, कभी भी नहीं। नेवर गेट इरिटेटेड। परीक्षा हॉल में किसी भी एक्टिविटी से हो सकता है कि आपके बगल में ही आके 2 टीचर बात करने लगे कि मेरे घर में ये समस्या है, मेरे परसों ये है, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, किसी के साथ बहुत तरह के मानसिक समस्या हो सकती है। तो वो सब अब जो है ना मटुकनाथ के चक्कर में मत पड़िए। परीक्षा हॉल में भी आपको मिल जाएंगे 2-4। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सेफ गार्ड करके चलना है। आपका पहला सीट पे पड़ा है ये तो कि आखिरी सीट पे पड़ा है, सीटिंग नहीं ना पता है, तो पहला पड़ेगा वहीं पे भिन्न इन्विजिलेटर आएगा जाएगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो आप निरपेक्ष रहना, साधना में रहना सीखिए। 11 बजे के आसपास आपको घुसा देगा। 1 घंटा बैठना है ना, 1 घंटा क्या कीजिएगा, 1 घंटा यदि ओवर थिंकिंग कर लिए तो परेशान हो जाइएगा, थका हुआ लगेगा। मेडिटेशन कीजिए, बेंच पे सर रख के थोड़ा देर लेट जाइए, मतलब कि रिलैक्स हो जाइए। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो आपको कंफर्टेबल लगे। हमेशा वही काम करना है जिससे चित्त शांत हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है ना कि हम चंचल हों। चंचलता में गड़बड़ी के तत्व होता है, ठीक है। ये 2 घंटा यदि आपने पूरा अपने आप को इवॉल्व किया, किस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, कि हम टोटल जो 20 साल या 25 साल में जो पढ़े हैं या जो अनुभव जिए हैं उससे वापस ला दें, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं रोक सकता है। तो इस चीज़ को परीक्षा हॉल में फॉलो करना है। और उसके बाद निकलने के बाद मिनिमम मोबाइल का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यदि आपका सारा सवाल सही हो गया तो मोबाइल की रखने की जरूरत क्या है। इसलिए जितना देखना है मोबाइल, जितना खोदना है आंसर अभी खोद लीजिए, जितना पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए। परीक्षा हॉल के बाद शांति से घर आइए, सुरक्षित घर आइए, ज़्यादा रिलैक्स होकर घर आइए। बहुत आसान है, आसान परीक्षा मान के जाइए, बहुत मुश्किल मान के मत। देखिए हम लोग जब परीक्षाएं देते थे ऐसे, तो उस समय यह इतनी सुविधा नहीं थी, न तो यह यूट्यूब था, न यह इतने। आप अभी आपके पास ऑप्शन है, जिस टीचर से चाहें जहाँ चाहें बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, जिस टॉपिक को चाहें तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलता था। हम लोग एक इन्फॉर्मेशन के लिए कम से कम 14 किलोमीटर दूर एक लाइब्रेरी था, वहाँ जाना पड़ता था। एक इन्फॉर्मेशन कि भाई यहाँ पे इस सवाल का क्या जवाब होगा, तुम तो हमको मैसेज करते हो, तुरंत हम उधर से मैसेज कर देते हैं कि यही आंसर होगा। हमको नहीं भी कहते, गूगल बाबा हैं, वो दे देंगे आंसर। लेकिन सोचो हम लोग के दौर में कितना था कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कंफर्म करना है, किस चीज़ से, सोर्स से। या सोर्स क्या है, एक किताब, एक क्वेश्चन के लिए इतना मोटा किताब, वो किताब में से ढूंढ रहे हैं। तो जो ढूंढ लेता था पहले, उसको लोग स्कॉलर कहते थे कि पढ़ा लिखा, पढ़ा है तो ना ढूंढ पा रहा है। जिन लोगों ने जिस किताब से पढ़ा है, रिवीजन भी उसी सोर्स से कीजिएगा। कभी भी नए सोर्स से रिवीजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यदि एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है तो उसको जल्दीबाजी में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। आज भी बीपीएससी हो या यूपीएससी, सबसे उसका प्यारा चहिता किताब है तो एनसीईआरटी है। टेक्स्ट बुक, गाइड बुक तो एड ऑन है ही, कंसेप्चुअल सवालों के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। और किसी को कोई सवाल? वाह, हम तो तुम्हारे लिए चाहेंगे कि तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए। हम तुम्हारा तो देखते हैं कि अंडर कॉन्फिडेंस में ही रहती हो। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए तो 2-3 सवाल जो गलत हो रहा है उसको देख लो, अपने आप डाउन हो जाएगा। पिछले बार का ट्रेंड ही हम लोग एनालाइज कर सकते हैं ना। पिछले बार का ट्रेंड को देखा जाए तो कभी भी 10 क्रॉस नहीं किया। 6-7 ई रहता है। ई पे फोकस नहीं करना है, आपको नेचुरली ई लगे। हाँ, ई पे आपने पूछा है क्योंकि निगेटिव मार्किंग में बहुत हमको संभावना लग रहा है कि शायद ये ऑप्शन हट जाए। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ई ऑप्शन के साथ निगेटिव ये करेला पर नीम चढ़ने जैसा है। और लेकिन यह अच्छे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, आप लोग के साथ अभी एसएससी वगैरह का रिजल्ट आया है, बहुत लोग एसएससी में सिलेक्शन हुआ है,
तो उसके चक्कर में जो जिन लोग एसएससी में हो गया है वो लोग भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप लोग को और सुविधा हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं फेवर में, लेकिन कभी भी जो र्यूमर्स हैं कि आउट हो गया, ये हो गया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक ऐसा तत्व और गिरोह है जो कि ठीक है परीक्षाएं आउट हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उन सबका एक वैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिनकी जांच की और उनको पकड़ने की या लेकिन परीक्षा हॉल में यदि कोई आपको पैनिक करने के लिए बोल दे कि पेपर तो लीक हो गया, अब क्या परीक्षा दे रहे हो, तो वो तो दे देगा पूरा परीक्षा और आप जो है पेन डाउन करके बैठ जाइएगा। तो कभी भी ऐसे अफवाह वगैरह में शामिल नहीं होना है और ना ये सब करना है। एक विद्यार्थी के तौर पर आपका काम है अपना काम बखूबी करके आना और बेहतर ढंग से करके आना। चलिए, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।